हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे, हमने सीबीएसई क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले मैं सेट 1 साइंस का पेपर करवा चुका हूं। आज भी हम सेट 1 करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पेपर कोड आपका 31/2/1 है। इससे पहले जो करवाया था 31/1/1 हमने आपको क्या किया था, सेट फर्स्ट की बात की थी। क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस में 5 सेट बने हुए हैं 2024 में, और हर सेट का 3 सबसेट है, जिसमें इसी को हमारा क्या किया गया है, जो 1 2 हमारा यहाँ पे सेट 1 है, इसी का सेट 2 बनाएगा, इसी का सेट 3। चेंजेज बस क्वेश्चन को सफल कर दिया है। जो एक सेट है 3 सबसेट में हमारे क्या किया गया है, सब क्वेश्चन को बस सफल किया गया है, ठीक है ना। मेनली हमारे 5 सेट हैं, उन 5 सेटों को हम कर लेंगे। आज दूसरा सेट कराने जा रहा हूँ। इसका पहला नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं, जो कि हम जानते हैं कि 1 से 20 तक के क्वेश्चन हमारे क्या है, 1 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है ना। सीरीज कोड आपका यही है जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सेट फर्स्ट ये है, पेपर टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर रेफर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जानते हैं सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? स्लैग लाइम बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हमारी क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन गिवन, हमें जो भी दे रखा है, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एच एंड एंडोथर्मिक तो कतई नहीं होगा, जहां जहां एंडोथर्मिक है पहले काट लो, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। हमें क्या, हीट निकल रही है, जब हीट एब्जॉर्ब होती तब बोलते हैं एंडोथर्मिक, हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक होगा, तो एक्सोथर्मिक तो हो गया, एक्सोथर्मिक हो चुका। अब हमसे बात कर रहा है क्या, पीएच ऑफ सोल्यूशन हमारा कह रहा है 7 होगा। तो देखो यहां पे कौन सा सोल्यूशन है, OH सोल्यूशन है। OH सोल्यूशन जब भी होता है, हम जानते हैं जहां पे भी OH आयन हमारे बन रहे हैं वो होता है बेस। क्या होता है? बेस। और बेस की जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 से ज्यादा, 7.1 से लेकर 14 तक हम बात कर लेंगे। 7 पे क्या होता है? प्योर वाटर का होता है, और 1 to 7 तक किसका होता है? एसिड का होता है। मोर अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक हो गया, और pH वैल्यू हमारी क्या है? 7 से ज्यादा है। इट मींस क्या हो गया हमारा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही बात है, हीट निकल रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक। पीएच क्यों हमारा 7 से ज्यादा हो रहा है? क्योंकि पीएच जो बेस का होता है, बेस मतलब क्या, OH आयन है तो बेस है, तो इसका 7 to 14 के बीच होता है, इसलिए हमारा कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न ब्लू टू रेड, हमें बात कर रहा है ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। देखिए एक बात समझिए, जब हम ब्लू टू रेड होता है, ये तो एसिड होता है, ये ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है बार। क्या होता है? बार। बी से ब्लू हो गया, बी से क्या हो गया? ब्लू। आर से हो गया रेड, आर से क्या हो गया? रेड। और हम बात कर लेंगे ए से क्या? एसिड। जब आप बार याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा? यही बेस हो जाएगा। रेड टू ब्लू होगा तो क्या होगा? बेस। टैमरिंड की बात किया है, जूस ऑफ टैमरिंड की बात कर रखा है। जनरली आप जानते हो इसमें हमारा क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। क्यों होता है? हम जानते हैं ये वीक एसिड होता है, और वीक एसिड हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में। हम बात कर लेंगे ये क्या होता है? पार्शली होता है। कैसा होता है? पार्शली। इसकी पीएच वैल्यू हमारी कितनी होती है? 3.5 के आसपास होती है। तो जनरली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टार्टरिक एसिड। और बातें ध्यान रखिएगा, मेथनोइक एसिड अगर हम बात कर लें तो आंट्स जब हमें बाइट करती है तो हमारा क्या होता है? तब हमारा जो रिलीज होता है वहां पे कौन सा होता है? मेथनोइक एसिड होता है। एसिटिक एसिड की बात कर लें तो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में ही इसका यूज करते हैं। और कैसा यूज करते हैं? हम विनेगर को बनाने में भी इसका यूज करते हैं। इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। यहाँ पे बात कर लें ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड में हम क्या करते हैं? इसको हम डाई बनाने में भी इसका यूज करते हैं। डाई को बनाने में, इंक को बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे हमारी क्या होती है? रिलीज होती है। इसका मेन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये टार्टरिक एसिड सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? टार्टरिक एसिड। आगे देख लेते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस, हमें बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहां पे होगा। देखो एक बात समझो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात कर रहा है। हम जानते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यही हमारे किस तरह यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की तरह करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। जनरली अगर मैं बात कर लूं सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की, जब भी मैं बात कर रहा हूं, ये लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद क्या हो जाते हैं? ये सिल्वर, और साथ ही साथ बात कर लेंगे किसमें? क्लोराइड आयन में हमारे क्या हो जाते हैं? क्लोराइड में हमारे ब्रेक हो जाते हैं। क्लोराइड में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो इसी तरीके बात कर लें, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड की
जब बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा, ये भी लाइट के प्रेजेंस में आने पर Br2 में हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को बात कर लूं तो यहाँ पे एक कंपाउंड दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, इट मींस ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। बर्निंग ऑफ कोल की अगर हम बात कर लें तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या होता है, हीट निकलती है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा, ये। लेकिन इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। मीथेन जब हमारा रिएक्ट करता है, मीथेन जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंस होगा ही, तो ये हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हम बात कर लें वाटर बनाता है और हीट हमारी निकलती, क्या निकलती है, हीट। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं दिख रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 ये 4 हो गया, यहाँ बात कर लेंगे ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो अभी ये बैलेंस है। तो बर्निंग ऑफ मीथेन में हमारा भी हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। और डाइजेशन तो हम जानते ही हैं, जब भी फूड को इनगल्फ करते हैं तो इनगल्फ करने के बाद ये हमारे जो शुगर के कंटेंट होते हैं या मैं बोलूँ स्टार्च के जो कंटेंट होते हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सब में ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन तो नहीं होता है, डाइजेशन ऑफ फूड भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मेन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर। एक बात ध्यान रखो कि HCl हमारा क्या है, एसिड है, और हम बात कर लें KOH क्या है, हमारा बेस है। एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑक्साइड होगा, हम बात कर लेंगे जो एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक कौन सा होता है, यहाँ पे Al2O3 होता है। ये जो है हमारा CuO का अगर HCl के साथ कर रहे हो तो CuCl2 बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है। जब होगा कॉपर के ऑक्साइड के साथ अगर हम KOH का रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बनता क्या है हमारा, ये बनता है CuOH का ट्वाइस, और साथ ही साथ बात कर लेंगे क्या, K2O बनता है, क्या बनता है, K2O। तो ये हमारा एल्युमिनियम के ऑक्साइड पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2KaLO2, जिसको बोलते हैं पोटेशियम के एल्यूमिनेट। क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम के एल्यूमिनेट, और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो इस तरीके से आप बातें समझ रहे हो कि ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, और ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, कंसीडर करना है फॉलोइंग केसेस को कि किसके साथ रिएक्शन हो सकता है। मेनली आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आपको याद करने के लिए आप ध्यान रखते हो, यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ जो होता है क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। नीचे की तरफ जाते जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, यहाँ रिएक्टिविटी हमारी क्या होती है, कमजोर, मतलब वीक पड़ती जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, इसका ट्रिक एक होता है जो कि आप याद रख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो काशी नाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कुछ एलिमेंट आपके छूट रहे हैं, इनकी जरूरत बहुत विशेष पड़ती नहीं। जैसे बेरियम की बात कर लो, बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। निकल और टीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर रिएक्टिविटी सीरीज से आप याद कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी हमारी क्या होती है, कम होती जाती है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वही नीचे वाले को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस। जैसे अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे हमें दे रखा है कैल्शियम दे रखा है और ये एल्यूमिनियम दे रखा है। आप देखिए कैल्शियम कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये है, और एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ है। जब मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, नीचे है, मतलब लिस्ट रिएक्टिव है। लिस्ट रिएक्टिव होगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। इट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर है और क्या है, कैल्शियम है। आप देखिए कॉपर कहां है, कॉपर नीचे है, कॉपर कहां है, नीचे है। और अगर मैं बात कर लूं कैल्शियम हमारा कहां है, कैल्शियम ऊपर है। तो ये क्या कर लेगा, ये हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। मींस बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, सही। नेक्स्ट बात कर लेंगे, फेरस है और कॉपर है। अगर मैं देख पाऊं तो फेरस मतलब आयरन की बात कर रहा है और क्या है, कॉपर की बात कर रहा है। ये भी डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कॉपर हमारा यहाँ पे सेपरेट है, ये इसको डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत। जिंक और मैग्नीशियम में देख लेंगे तो जिंक और मैग्नीशियम में आप देखिए, जिंक हमारा कहां है, ऊपर है। जिंक कहां है, यहां पे हमारा
नीचे की तरफ है और मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे है, तो मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, जिंक के कंपेरिजन में क्या है, हाई रिएक्टिव, मतलब डिस्प्लेस कर लेगा, ये भी हमारा क्या होगा, सही। तो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, बी और डी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी और डी, आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग रिएक्शन में, यही बात तो आपसे कह रहा है। तो देखिए कह रहा है H2S है, SO2 है, ये बना रहा है H2O बना रहा है, और क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है। H2S किस में हमारा हो जा रहा है, H2O में हो जा रहा है। H2S किस में हो जा रहा है, H2O में। मतलब यहां से अगर मैं बात कर लूं, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन कांटेक्ट में क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा, इसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात करूं, सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब एक बात समझो, प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह समझना है कि जैसे हमने समझा कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां हम बात कर लें सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो जहां ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा रिएक्टेंट साइड पे बात करेंगे, जब भी एजेंट की बात कर रहे हैं हम रिएक्टेंट साइड पे बात करेंगे, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा किस तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और जहां हम बात कर लेंगे रिडक्शन होता है, वहां किस तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आपसे यही चीज अब चारों ऑप्शन हम देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो भी बात किया है, बोल रहा है H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लीजिए H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहले ही ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, H2S हमारा किस में रिड्यूस हो रहा है, सल्फर में रिड्यूस हो रहा है। यहां पे आपको H2S हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस यहां पे हो भी रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ही ये गलत हो गया। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ सही बात बोल रहा है। एंड H2S हमारा बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑप्शन बेटर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये हमारा गलत दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा बेटर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, आप जानते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं, जहां ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, रिमूव हो, तो हमारा क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन का केस। कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन का। ठीक इसी तरीके अगर हम बात कर लें, जहां ऑक्सीजन हमारे क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम बात कर लें, हमारा ऐड क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन। तो यहां क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहां कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर, 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा है। होमोलोगस सीरीज का मतलब कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहा है। किसी बात कर रहा है, कार्बन कंपाउंड की। हम हमेशा जानते हैं होमोलोगस सीरीज हमारा किससे डिफर करता है, आगे सक्सीडिंग मेंबर से। मतलब जैसे अगर मैं CH4 की बात कर रहा हूं, तो अगला C2H6 होगा। C2 कितना होगा, H6 होगा, क्योंकि कार्बन में 1 का डिफरेंस और हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस। यहां मेथेन है तो ये क्या हो गया, एथेन हो गया। इसी तरीके प्रोपेन का कितना होगा, C3H8 होगा, आगे CH2 का डिफरेंस। तो ये एल्केन ग्रुप में है, ये कैसा है, एल्केन। इसी तरीके एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, किसी में भी हम जा रहे हैं तो हमारा कितने का डिफरेंस आता है, CH2 का। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो पहला नंबर तो हमारा क्या है, सही है। जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड इंक्रीज होता है, उसके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यहां मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो यहां पे जो बातें बोली गई हैं, बी ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। ए भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन में 2 ही चीजें हमारी दे रखी हैं ऑप्शन में टिक, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। फिर भी हम तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। कह रहा है डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स इज 16U। 16U तो गलत दिया है, क्यों, अब एक बात समझ लो। जनरली जब मैंने बात किया CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो CH2 में कार्बन का जो हमारा होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है, 12। और यहां पे बात कर लेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 इंटू 1, 2 इंटू कितना 1। तो ये करेंगे तो कितना आ गया, 14 ग्राम, 14U आएगा हमारा, 14 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। तो यहां पे दे रखा है 16, इसलिए क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, C2H2 एंड C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। तो यहां देख लें, कार्बन में हमारा 2 का डिफरेंस है, कार्बन का 1 का डिफरेंस है, कार्बन में कितना 1 का, और इसमें 2 का, तो CH2 का डिफरेंस है। इट मींस ये सही दे रखा था, लेकिन यहां नॉट लगा के काम खराब कर दिया, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोल रहे हैं ए एंड बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम,
यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि जितने भी हमारे होमोलोगस सीरीज होते हैं यहाँ पे इन्हीं को बोलते हैं होमोलॉग बोलते हैं। और सारे कंपाउंड्स अगर मैं बोलूं होमोलोगस सीरीज में ये फिक्स सेट ऑफ हमारे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपको बताया हमेशा सक्सेसिव वाले में से मतलब सक्सीडिंग जितने भी मेंबर्स होंगे वो CH2 का डिफरेंस होगा। इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं बात कर लूं होमोलोगस सीरीज की लगभग सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपकी सिमिलर होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी बढ़ने के कारण हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हम बात कर लेंगे कलर और अदर चीजें अभी हमारी क्या करती हैं अकॉर्डिंगली सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। प्रॉपर्टीज अगर मैं बात कर लूं होमोलोगस सीरीज में ये ग्रेजुअली चेंज होती है अलोंग द सीरीज, जैसा कि अभी बताया आपको कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स हमारे बढ़ते रहेंगे एटॉमिक मास में उनकी मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या होगी चेंज होती रहती है। वहां पे हमारे उसमें क्या होते हैं ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रेजुअल चेंज होते हैं अलोंग द सीरीज। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात किया है। बेसिक बातें पहले थोड़ी सी हम समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो आपको पहले हम एक फिगर रेफर कराते हैं ताकि मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझ पाऊं। आप देख रहे हैं जब भी मैं ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूं सबसे पहले पल्मोनरी वेन से, किससे? पल्मोनरी वेन से हमारे लंग से होते हुए क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या करता है फ्लो करता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है तो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और इसके बीच जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और यही बाइकस्पिड वाल्व को हम एक और नाम से बोलते हैं क्या? माइट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो वाल्व होते हैं हमारे, एक तो ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये हमारा ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और अगर मैं बात कर लूं कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अब ये क्या होता है ये मेन अरोटा जिसको बोलते हैं ये अर्टरी नहीं हुआ, मेन अरोटा से होते हुए एक अरोटिक वाल्व होता है। क्या होता है? अरोटिक वाल्व होता है। उससे होते हुए हम बात कर लेंगे पूरी बॉडी में हमारा क्या करता है सर्कुलेट करता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट जब करता है तो यहां पे अरोटा से हमारे सर्कुलेट होते हुए क्या होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या होता है वेन के थ्रू, ये तो आर्टरी के ही थ्रू होता है लेकिन यहां पे जो निकलता है वो क्या होता है मेन अरोटा होता है, इसलिए मैंने यहां पे किया है आर्टरी के ही थ्रू ये बॉडी में आता है। और यहां वेन से निकलते हुए हम बात कर लेंगे एक वेना कावा होता है। क्या होता है? वेना कावा। वेना कावा से होते हुए क्या करता है एंट्री करता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। मतलब तुम्हें एक बात समझ में आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है और ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वो भी किससे? माइट्रल वाल्व से होते हुए मेन अरोटा से होते हुए बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद ये क्या होता है वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से। अब यहां से होते हुए पूरी बातें अगर मैं समझूं तो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में फिर से जाता है और ये प्रोसेस क्या होता रहता है रिदमिक होता रहता है, मतलब एक के बाद एक हमारा क्या होता रहता है। तो आप देखते हैं ऑप्शन, आप क्या देखते हैं ऑप्शन, जो ऑप्शन हमसे बोला है ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अभी तुमने देखा राइट एट्रियम जो रिसीव करा था डीऑक्सीजनेटेड था, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है? गलत है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन कहां करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में करता है। हाँ ठीक है। विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इसी तरीके राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेना कावा, ये भी बात सही है। फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, तो आपका बेटर ऑप्शन कौन सा है? बी एंड सी है। कौन सा है? बी एंड सी। दो ऑप्शन की बात किया यहाँ पे, बी एंड सी होगा। फिर भी हम डी नंबर पढ़ेंगे। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा। देखो एक बात समझो, लेफ्ट एट्रियम जो था वो लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर रहा था, वो भी किससे होते हुए? बाइकस्पिड वाल्व से। तो ये डायरेक्ट एरोटा का नहीं ट्रांसफर कर रहा था, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो बेटर ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कर लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पे आपके सारे क्वेश्चन को पार्ट समझाए गए हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है ग्लैंड विच डज नॉट अकर इन पेयर। हमें बोल रहा है कौन सा पेयर में नहीं होता है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात कर लें, एक तो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हम बात कर लें पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कैसा होता है? ये सिंगल होता है, ये पेयर में नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या करता है? स्मॉल ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन में होता है। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन और रेगुलेट करता है किसको? कई तरह के फंक्शन को हमारे रेगुलेट करने में क्या करता है? मदद करता है। यहीं से हम बात कर लें थायरॉक्सिन, जो थायराइड हमारा थायरॉक्सिन होता है जो थायराइड
ग्लैंड में हमारा होता है उसको भी रिलीज करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। इसी तरीके मैं बात कर लूं, इसको रेगुलेट करने से पहले हमारा एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं, ये सिंगल होता है। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा हमारा पेयर में नहीं होता है, तो ऑप्शन तो आपका यही सही हो गया कि हमारा पिट्यूटरी होगा। लेकिन फिर भी हम देखेंगे ओवरी क्या होता है। ओवरी में अगर हम बात कर लें तो ओवरी भी नेक्स्ट फिगर में ही है, हम बात कर लें ओवरी में अगर हम देखें तो ओवरी में हमारे क्या होते हैं, एक प्रोड्यूस होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब से होकर हुए जाते हैं। हम जानते हैं ओवरी हमारे किस में होते हैं, देखिए ये ओवरी हमारा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि हम बात कर लें ओवरी से ही ये फैलोपियन ट्यूब होता है। यहाँ यूट्रस होता है, यूट्रस लाइनिंग में ही हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेंगे जाते जाते क्या होते हैं, बच्चे का एक का डेवलपमेंट होता है, एक का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ एक प्रोड्यूस होते हैं और एक का डेवलपमेंट धीरे धीरे हमारा क्या होता रहता है। तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं, ये पेयर में होते हैं। यहाँ पे आपको यही बोल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रोड्यूस करता है एग एंड हार्मोन, और ये लोकेटेड होता है ऑन द ईदर साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड्स पे हमारी क्या होते हैं, ये होता है, और ये बिलो द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब के नीचे होता है, ये बताया गया आपको। ये भी पेयर में होता है। और साथ ही साथ मैं बात कर लूं जो अदर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है टेस्टिस। किसकी दे रखा है, टेस्टिस। आप जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये क्या करता है, जो टेस्टिस होता है यही मेन काम करता है हमारा, इसको बोलते हैं टेस्टिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिकल। ये एक्सेप्ट का ऑर्गन जिसमें बात कर लें हम, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। मेनली इसका काम क्या होता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन से ही हम बात कर लेंगे, टेस्टिस से ही हमारा क्या होता है, सेक्रेट होता है, और इसकी वजह से ही हमारे क्या होते हैं, स्पर्म को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, यही करता है। तो ये भी पेयर में होता है, यहाँ देखो ये भी क्या होता है, पेयर में होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं टेस्टिस भी हमारा पेयर में है। साथ ही साथ मैं देख पाऊं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा जो किडनी के हमारे पीछे जस्ट होता है, यहाँ पे एयर में होता है। एड्रिनल ग्लैंड करता क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ग्लैंड होता है, टॉप ऑफ द ईच किडनी, सारे किडनी के ऊपर होता है। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो कंट्रोल करता है मेनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन को। जैसे अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं स्ट्रेस को भी हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, किसकी बात करें, एड्रिनल ग्लैंड की। तो यहां पे आपको समझ में आ गया ये भी पेयर में है, एड्रिनल भी पेयर में है, टेस्टिस भी पेयर में, ओवरी भी पेयर में है। मतलब कौन सा पेयर में नहीं है, हम बात कर लें पिट्यूटरी, जो कि अभी आपको दिखाया, ये ह्यूमन माइंड में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहां तक कोई दिक्कत हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमें बात कर रहा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम विल बी। अब एक बात समझो, दो तरीके की प्रोसेस होते हैं जब भी रेस्पिरेशन हम करते हैं। जब भी हम ब्रीथ इन करें तो ये हमारा क्या होगा, ये जो रिब केज है ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंड। साथ ही साथ मैं बात कर लूं ये जो डायफ्राम होता है कर्व शेप का, ये क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हमारा प्रेशर लगता है, प्रेशर ज्यादा होता है, ये फ्लैटन होता है। क्या होता है, फ्लैटन। साथ ही साथ ये हमारा क्या करता है, रिब केज हमारा एक्सपेंड होता है। ये क्वेश्चन 2024 के सेट फर्स्ट में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पूछने का ढंग थोड़ा दूसरा था, पूछा यही गया था आपसे। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं, यहां पे जब मैं बात करूंगा, ये तो इनहेलेशन हो गया जिसको बोलते हैं ब्रेथ की बात करें। एक्सेलेशन में हमारा क्या होता है, एयर्स हमारी बाहर निकलती है, ये हमारा क्या करता है, लंग्स हमारा क्या करता है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। और डायफ्राम फिर से हमारे कर्व शेप में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, कर्व शेप में। ये होता क्यों है, ये भी सेट फर्स्ट में बताया। अगर आप देखेंगे ध्यान से वीडियो तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। एक नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन की तरह उसको क्या किया गया, पूरा बताया गया आपको। यहाँ पे बस देख लें तो हमारा क्या कर रहा है, लिफ्टेड रिब्स कर्व हमारा क्या हो जाता है, कर्व शेप डायफ्राम होता है। नहीं, कर्व शेप नहीं होता, वो फ्लैटन हो जाता है। यहाँ लिफ्टेड रिब्स, हाँ लिफ्टेड रिब्स, फ्लैटन डायफ्राम। तो ये बात हमारी सही कही गई है। रिलैक्स रिब कभी भी रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स रिब कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं रिलैक्स रिब तो कभी भी होता नहीं है। तो आपको बातें समझ में आ गई। चलते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, पार्ट ये जो पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, बट मैंने क्या कर दिया है, एक ही क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर ध्यान से सुनोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी तुम क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफाई करना है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात कर लूं, आपको नाम दे रखा है यहाँ पे, और एक ऑप्शन आपका क्या हो गया है, छिप गया है, जो कि मैं बात कर लूं, देख लेंगे अभी चौथा ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे हमें कह रहा है, पहला हमें दे रखा है कौन सा, ये जो दे रखा है, ये फिगर में हमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा है, ये बडिंग में होता है, जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रा हमारा है, जो कि बडिंग में हमारा क्या करता है, मदद करता है। ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी। चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे चौथा हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन है बाइनरी फिशन। कौन सा है,
बाइनरी फिशन। अगर आप ध्यान से लिखेंगे इसको तो ये चौथा ऑप्शन कौन सा है, बाइनरी फिशन। तो अब समझ लेते हैं सारे को एक एक करके। जैसे हमसे बोल रहा है फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है फ्रेगमेंटेशन, जहां हम देख रहे हैं कि एडल्ट हाइड्रा है हमारा और ये क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है। फ्रेगमेंट होने के बाद भी ये क्या कर ले रहा है, नए हमारे हाइड्रा को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रख रहा है। तो धीरे धीरे ये जो ग्रो करने की कैपेसिटी रख रहा है पार्ट होने के बाद में भी, तो इसी को बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस है ब्रेकिंग something into smaller parts. It can occur many contexts including in the environment, biology या मैं बात करूं weaponry और in computing, सब में हमारा किसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फ्रेगमेंटेशन का। तो मेनली हमारा क्या है, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं मल्टीपल फिशन की बात कर लूं, तो मल्टीपल फिशन क्या होता है, जब एक हम बात कर लेंगे कोई हमारा पेरेंट सेल है वो एक या एक से ज्यादा हमारे क्या कर लेते हैं, डॉटर सेल में हमारा प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल फिशन। जनरली ये प्रोटोजोआ, एल्गी और हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। किसी बात करें मल्टीपल फिशन की बात करें, बडिंग आपको समझ में आ ही गया। हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रा की बात करें, किसी बात करें हाइड्रा। हाइड्रा में जो जनरली होता है वो बडिंग ही होता है। 2024 के सेट फर्स्ट में आपसे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा था कि हाइड्रा में कितनी तरह की हमारे क्या होते हैं, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमने बात कर लिया फ्रेगमेंटेशन, और एक बात कर लिया बडिंग। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है हाइड्रा में, तो वहां पे हमारा तीन चीजें आपकी क्या थी, सही थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे भी एक्सप्लेन आपको अच्छे से किया गया था। चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप उसको जाकर रेफर करिएगा, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे जो आपके लिए क्या होंगे, अच्छे होंगे। यहां पे अगर बात कर लें, जो चौथा ऑप्शन आपका था वो बाइनरी फिशन था। हम जानते हैं बाइनरी फिशन का मतलब क्या, कोई भी एक पेरेंट सेल होगा जो कि क्या होगा, 2 सेल में हमारा ब्रेक होगा, ओनली 2 सेल्स में, कितने, 2 में। बाइनरी का मतलब ही क्या, बाइनरी का मतलब 2, बाइनरी का मतलब क्या, 2। तो यहां पे जो बातें किया है कि बाइनरी फिशन में हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे सेल डिवाइड्स होता है किसमें, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में। यहां पे देख रहे हैं अमीबा में हमारा यही हो रहा है, इलांगेट हो रहा है न्यूक्लियस हमारे क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 हमारे सेल बना रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम क्या, इसको हम बोल रहे हैं बाइनरी फिशन। और ये बताई दिया आपको हाइड्रा। बडिंग में क्या होता है हमारा, बडिंग में हम जानते हैं कि न्यू हमारा क्या होता है, बड डेवलप होता है। ये बड हमारा धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, और ये हाइड्रा से क्या हो जाता है, मेन पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है। नया हाइड्रा ये क्या कर लेता है, बना लेता है। आगे बात कर लेंगे हम। आपसे कह रहा है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए क्रॉस मेड बिटवीन द 2 पी प्लांट्स प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी। अब एक बात ध्यान समझिए कि 50% टॉल है, 50% क्या है, शॉर्ट है। मतलब यहां पे अगर मैं बात कर लूं, पेरेंट सेल में हमारे 2 तरह से होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, ये भी हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ है। एक होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होते हैं। तो ये जो बना ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। यहां पे इसके हमारे एक गैमेट्स और इसके एक गैमेट्स हमारे क्या हो गए, अलग हो गए, टी हमारे क्या कर लिए, बना लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यही हो गया हेट्रोजाइगस, जहां की F1 जनरेशन में हो रहा है। यहां पे जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो यही हमारे क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, जो हेट्रोजाइगस हैं ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद जब हम इनको देखते हैं तो यहाँ पे टॉल हमारा क्या करता है, टॉल हमारा कैपिटल टी पे भी होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी पे। मतलब दोनों हमारे किसमें, 50-50% पे। किसमें, 50-50% पे। यहाँ पे जो है वो कितना है, 50-50%, जिसको मैं बोल सकता हूं, अगर पूरे पार्ट की बात करें तो ये 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है, और यहां 1/4 होता है। तो अगर मैं बोलूं, और ये कितना है, ये 1/4, ये भी है हमारा। तो यहां पे अगर देखें तो टॉल वाला सेक्शन कितना है, 1/4 1/4 1/4, तो यही हो जाता है 3/4। कितना हो जाता है, 3/4। जो ड्वार्फ वाला है वो भी कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ पे 3:1 का हम बोलते हैं, फेनोटाइपिक हम बोलते हैं, जो हमारा रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:1 का होता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं सेकंड जनरेशन में जब ये करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, जनरली अगर मैं बात कर लूं 1:2:1, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं टॉल का, ड्वार्फ का 1:1 है, और यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस बना रहे हैं इनका कितना है, 2 है। तो ये जीनोटाइपिक हमारा क्या होता है, रेशियोज होता है, जो कि यहाँ पे हमारा बता रहा है। ठीक है ना। तो जो यहाँ फॉर्म होता है ये 2 पी प्लांट्स 50% टॉल और 50% शॉर्ट पी प्लांट्स होता है। तो यहाँ कब होता है हमारा, जब ये होगा हमारा, जब ऑप्शन में क्या होगा, ये कैपिटल टी वाले में तो 50 होगा ही नहीं, यहाँ स्मॉल में भी हमारा कभी होगा नहीं, ये दोनों हमारा होमोजाइगस है, होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो डायमीटर ऑफ आई बॉल का रहा है 2.3 सेंटीमीटर, सही बात है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायाफ्राम
ठीक है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, आयरिस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आयरिस, ये मस्कुलर डायफ्राम होता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपल को। ये जो बात दे रखा है ये भी क्या है, सही है, ये क्या है, सही है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे अगर कर रहा है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन हमारा इससे नहीं होता है, क्रिस्टलाइन लेंस से, ये 20% ही होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, कॉर्निया जो कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी क्या करती है, आई में इंटर करने में मदद करता है। तो कौन करता है, कॉर्निया करता है। कौन करता है, कॉर्निया। तो यहाँ पे जो दे रखा है ये हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। व्हाइल फोकसिंग द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द रेटिना इज एडजस्टेड सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स रेटिना के डिस्टेंस को एडजस्ट नहीं करता है, इनके बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट नहीं करता है। सिलरी मसल्स क्या काम करता है, ये एडजस्ट करता है शेप ऑफ लेंस को टू फोकस द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंसेस। मेनली फोकस करने में हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो ये कौन काम करता है, सिलरी मसल्स। तो ये भी जो दे रखा है ये भी क्या है, हमारा गलत दे रखा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, मेन ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए और बी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। कह रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस नेटवर्क 5 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हमसे बात कर रहा है। देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा कब होगा, जब वो सीरीज में होगा। जब वो किस में होगा, सीरीज में। सीरीज के ही केस में हम जानते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं सारे के समीशन के हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यही तब हमारा क्या होता है, तब हम बात कर लेंगे 1/5। अगर हमारा 5 टाइम्स अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, ये 5/5 होगा। और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। ये मैक्सिमम केस है, ये किसकी केस है, मैक्सिमम केस है। और यही हमारा क्या होगा, 1 ओम, ये सही होगा। अगर पैरेलल होगा तो ध्यान रखना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं ये कितना होगा, 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, जैसे यहां पे दे रखा है, आपको कह रहा है स्टडी करना है, आई और वी ग्राफ आपको दे रखा है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन को चेंज कर दिया, यहां आई है और यहां क्या है, वी है। अगर क्वेश्चन वी ऊपर होता, आई नीचे, तब फिर ऑप्शन हमारे अलग होते। चूंकि देखिए यहां पे ध्यान से ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे आई ज्यादा है और ये क्या है, वी कम है। वी क्या है, कम है। तो यहां ध्यान देना, v इक्वल टू कितना होता है, आई आर। वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर। आर इक्वल टू कितना होगा, v अपान आई। v अपान क्या, आई। अगर i की वैल्यू ज्यादा, i की वैल्यू ज्यादा, तो सीधी सी बात है r की वैल्यू क्या, कम। r की वैल्यू क्या, कम। और v तो हमारा ऑलरेडी क्या है, कम है, तो ये कम ही जाएगा। तो ये और ज्यादा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम। ठीक इसी तरीके अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे v हमारा ज्यादा हो गया और i हमारा क्या हो गया, कम हो गया। v हमारा ज्यादा हो गया लेकिन i हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पे रेस्पेक्टिवली अगर मैं बात कर लूं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर लूं, तो ये जो R1 था हमारा क्या होगा, R1 तो कम होगा। R1 क्या होगा, कम। R2 अगर मैं बात कर लूं, चूंकि ये ज्यादा हो गया तो थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये हमारा अगर मैं बात कर लूं R3 से, तो R3 हमारा क्या, V बहुत ज्यादा हो गया और I क्या हो गया, बहुत कम हो गया। R3 में अगर मैं बात कर लूं, V क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया हमारा। v क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और i हमारा क्या हो गया, i हमारा कम हो गया। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा, R3, फिर बात कर लेंगे R2, फिर क्या होगा, R1। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात कर रहा है और करंट कैरिंग सोलेनोइड किस पे डिपेंड करता है। पहली बात हम बात कर लेंगे, जो करंट सोलेनोइड होता क्या है, हम जानते हैं एक सॉफ्ट आयरन पे हमारा क्या होता है, आयरन के कोर पे हमारे कॉपर की हमारी क्या होती है, वाइंडिंग होती है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है ये सॉफ्ट आयरन पे, वहां पे हम बात कर लेंगे उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, या मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, यहां ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं बात करूं रेडियस ऑफ सोलेनोइड पे, ये कतई नहीं डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये मैटर ऑफ कोर पे डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा आयरन का सॉफ्ट जो हमने यूज किया सॉफ्ट आयरन का कोर, वो किस कैसा है हमारा। ठीक है ना। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, रेडियस पे नहीं डिपेंड करता है। और पूछा आपसे क्या था, पूछा ये था डज नॉट ही पूछा था कि कौन सा नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है ना। तो यहां देख लीजिए करंट फ्लोइंग हमारा डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ कोर पे डिपेंड करता है। तीन बातें आपको बताई, चलते हैं आगे।
यहां से आपके असर्शन और रीजन सही होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि असर्शन और रीजन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। असर्शन और रीजन में जो पहला ऑप्शन आपका होता है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। इट मींस ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। कौन सही होगा? ए। अगर मैं बात कर लूं असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन ये इन दोनों में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। अगर मैं बात कर लूं असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा, असर्शन सही है और रीजन क्या है? गलत है। रीजन क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन सी सही होता है। और अगर बात कर लें डी में, असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा सही है, तो ऑप्शन कौन सी होगा? डी। मतलब अगर किसी तरीके तुमको क्या हो जाए, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में कोई एक गलत मिल गया तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, तुम क्या कर सकते हो? उसको टिक कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों सही हो रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि वहां पे आप तुमको कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा ए होगा या बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यही हमारा था। बात कर लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है यहां पे असर्शन में हमें दे रखा है क्या? डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज with water and dilute acid. Different metals have different reactivity with water and dilute acid. तो बात सही कर रहा है। Extraction of metal from its ore depends on its position in the reactivity series. ये डिपेंड करता है reactivity series की पोजीशन में हमारा कि ये ऊपर है या नीचे है। तो ये दोनों बातें हमारी जो दे रखी हैं, ये भी सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है। ये और इसी पे डिपेंड करता है कि मेटल में हायर रिएक्टिविटी है तो हमारा क्या कर देगा? जो लोअर रिएक्टिविटी है उसको डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है ना? तो यहां पे इसी चीज की बात किया। एक्सट्रैक्ट तभी हम क्या करते हैं? मेटल को कर पाते हैं। तो मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर इज ऑफन डिटरमाइंड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स ये दोनों ही सही हैं। एक बार जब दोनों सही हो तो बिकॉज लगा के आंसर चेक कर लिया करो। तो यहां पे करेंगे डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन बात कर लेंगे। असर्शन और रीजन में दे रखा है ह्यूमन फीमेल हैज डिफरेंट, कह रहा है हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। तो ये जो दे रखा है ह्यूमन फीमेल के पास हमारा परफेक्ट, यहां पे हम बात कर लेंगे 2 जैसे एक्स क्रोमोसोम है, तो ये परफेक्ट पेयर ही हमारा तो क्या होता है? होता है। इसी तरीके मेल में भी होता है, एक्स वाई होता है। कह रहा है 6 क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड। बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन बिकॉज लगा के चेक करेंगे क्या इसको डिफाइन कर पा रहा है ये। तो हम देखेंगे यहां पे कह रहा है ह्यूमन female has a perfect pair of 6 chromosome because 6 chromosome contributed by the human male in the zygote decides the sex of child। देखिए यहाँ पे मेल की बात किया है, यहाँ पे फीमेल की बात किया है, ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। कौन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम क्वेश्चन का। यहाँ देखिए आपको यही चीज बताया जा रहा है कि जो हमारा मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, यही क्या करता है हमारा, ये चाइल्ड के हमारे क्या करता है, न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होता है उसको हमारे क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो डॉटर होगा या हमारा क्या होगा, सन होगा। तो यहां हम बात कर लेंगे नेक्स्ट, मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो ये बात आपसे यही बोल रहा है कि डिस्टेंटली जो हमारे दूर की चीजें होती हैं, जो डिस्टिंक्टली हम बात कर लेंगे, डिस्टेंट में हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको देख नहीं पाती। ये बात हमारी सही है, मायोपिक आई में यही प्रॉब्लम होता है। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर प्रेस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन। देखो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हम बात कर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का यूज नहीं करते हैं, किसका करते हैं, कॉनकेव के लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं, कॉनकेव लेंस, जो कि हमारा कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। तो डाइवर्जिंग लेंस का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। असर्शन सही और रीजन गलत, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कॉर्नियल, ये किस कारण से होता है ये भी ध्यान रखना। इसको बताया गया था आपको, मायोपिया को याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बताया था। मायोपिया मतलब मेरा पिया, जब मेरा पिया मेरे पास होगा तो किसको तकलीफ होगी, दूर वाले को तकलीफ होगी। किसको, दूर वाले को। तो यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं मायोपिया में, ये इसको सही करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जो कि हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे नहीं होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये किस कारण से होता है, एक्सेसिव बॉल लेंथ की हम बात कर लेंगे, आई बॉल लेंथ और कॉर्नियल कर्वेचर के हमारे बढ़ने के कारण हमारे क्या होता है, ये प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, मायोपिया की आती है। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। हाइपरमेट्रोपिया में अगर मैं बात कर लूं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां हम उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। वहां पास की चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलते हैं आगे।
आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जितने भी क्वेश्चन है कल आपको, कल या परसों में आपको क्या हो जाएगा, इसका वीडियो मिल जाएगा सेट 2 का। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे असर्शन दे रखा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड इन नियर a current carrying conductor decreases when magnitude of electric current wire is increased। देखो एक बात ध्यान समझो कि इलेक्ट्रिक करंट का वायर जब मैं बात कर लूंगा, करंट हमारा ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो यहां पे हम बात कर लेंगे डिफ्लेक्शन हमारा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, जब यहां पे करंट ज्यादा होगा साथ ही साथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा। तो यहां पे हमारा ये जो नीडल होगा वो भी क्या होगा, वहां हम बात कर लेंगे, वो डिफ्लेक्ट हमारा कैसे करेगा, वो इंक्रीज करेगा। यहां डिक्रीज बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है, करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये गलत हो गया, जब ये गलत हो गया तो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक गलत हुआ तो हमारा क्या हो गया, असर्शन गलत, रीजन सही, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो आज के लिए इतना ही बात करते हैं, आज के लिए इतना ही बात करते हैं, और हम देखते हैं कि अभी हम इसके दूसरे पार्ट का वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई घर पे जिस कारण से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया है घर पे जिसमें हम लोगों को हॉस्पिटल दौड़ना पड़ रहा है बार बार, तो थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं। मैं 1 या 2 दिन में सारी चीजें मैनेज करता हूं और आपके लगातार जो भी वीडियोज हैं उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूं। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।